होगा, इजराइल में किस तरह से आग रुकेगी, कहाँ तक आग जाएगी, अब वो एक बात की बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है, चलिए जो हुआ, लेकिन क्या कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूएनओ में परसों मीटिंग थी और बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें बाकायदा कहा गया है कि अब टू नेशन की बात करनी होगी और तमाम अपने हामी मुल्कों से कहा है कि अब खुलकर सामने आना होगा। इंटरनेशनल जो है वो एक इस्तेहकाम हमें पैदा करना पड़ेगा और अमली जामा पहनाना होगा कि फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन मिल जाए, टू नेशन थ्योरी जो है वो लागू हो जाए। अब इसमें फ्रांस भी तैयार हो गया है, आप देखिए बरतानिया भी तैयार हो गया है, इसमें जून में मीटिंग होने जाने वाली है। इसके अलावा भी आप देखिए फिरोज बख्श साहब कि मैं देख रहा था कि आज कई मगरबी ममालिक में प्रोटेस्ट हुए और बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कोई ऐसे वैसे यहाँ जैसे नहीं होते हैं। वहां प्रोटेस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। मैं तस्वीर देख रहा हूँ, यमन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो फिलिस्तीनियों की अब आवाज सुनी गई और 18 महीने से पूरी दुनिया की नजर फिलिस्तीन पर टिकी हुई है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कुर्बानी जो है वो रंग ला रही है? मुमताज आलम साहब, आपने मेरी दुखती रग दबा दी। आपने कहा यूएन में बड़ी अहम मीटिंग हुई है कि इसको जुल्म को रोको। भाई मियाँ, यूएन से बड़ा अमेरिका का गुलाम और पिट्ठू कोई नहीं है। यूएन क्या कर रहा है इतने दिन से? हैं? 1.5 साल से 1.25 साल से क्या कर रहा है? उसकी पीस कीपिंग फोर्सेस क्या कर रही हैं? हैं? ये सब दिखावा है। यूएन भी एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से मतलब 1.25 साल हो गया, चलो तुमने इतने मतलब 20-30 नहीं, लेकिन उस पर भी हमला हुआ था। आपको मालूम होगा कि यूएन के चीफ को बाकायदा आने से इजराइल ने रोका और कई बार वीटो जो है वो अमेरिका ने लगाया। आपने देखा होगा कि वहां रेजोल्यूशन पास हुए। मैं नहीं, और दूसरा ये कि इम्प्लीमेंट की पावर तो उनके पास कोई ऐसी है नहीं। जो आप कह रहे पीस कीपिंग फोर्स जो है वो लेबनान में थी, उन पर हमला हुआ, उनके लोग मारे गए। तो और यहाँ तो थी नहीं, गाजा में कोई ऐसी, आप वही बात वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम ये जरूर कह रहे हैं कि वो डमी है और दुनिया की बड़े इदारे जो हैं वो सब बेनकाब हो गए। हम अक्सर ये कहते हैं फिरोज बख्श साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप जानते हैं मैं खबरें कवर करता रहा हूँ। जंतर मंतर पर कभी प्रोटेस्ट होता था तो लोग ये भी कहते थे मैं यूएनओ का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि वहां जाओगे तो कर क्या लोगे, वहां जाओगे तो होगा क्या? भाई जा तो रहे लोग, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता वाली बात है। जी फिरोज बख्श साहब। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमने भी सुना है कि हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ कई लोग, जो चाहे वो वामपंथी हो, विपक्षी हो, कि जी यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, उनका नातका बंद है, जीना हराम है। उनको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम अगर उनके अंदर ये हिम्मत है कहने की कि हम हिंदुस्तान की शिकायत यूएनओ में करेंगे, मतलब है उनको इतनी आज़ादी है। अगर ये हिंदुस्तान ना होकर सऊदी अरब होता, चीन होता, रूस होता, इवन मलेशिया होता, इंडोनेशिया होता, उनको इतनी आज़ादी नहीं मिलती। खुदा का शुक्रिया अदा करें, यहाँ पैदा हुए, सीरिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान वगैरह में वो पैदा नहीं हुए। पहली बात। मैं अब आपके जवाब पे आता हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, आप एक बैलेंस्ड जर्नलिस्ट हैं, आप अतिशयोक्ति पे नहीं जाते, आप जिनको हम कहते हैं ना जो एक्सट्रीम्स हैं उस पर आप नहीं जाते हैं। बहुत अच्छी आपकी बात है और बहुत आगे जाएंगे आप। अभी आपकी उम्र ही क्या है और आप अपने इस ब्लू कॉम्बिनेशन में, ब्लू जैकेट और लाइट ब्लू शर्ट में आज गजब ढा रहे हैं, जबरदस्त स्मार्ट लग रहे हैं आज अब उसमें। खैर चलिए, मैं अब उस पर आता हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हमेशा नूरा कुश्ती करती रही है, खास तौर से जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो भी 3-4 लड़ाइयाँ हुई हैं, जंगें हुई हैं, चाहे वो इसराइल में जंगें हुई हैं, ठीक है। यूनाइटेड ने, बिल्कुल सही कहा आपने, डमी है। यूनाइटेड नेशंस इज अ पेपर टाइगर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस को अब असर नौ
इसकी वो होनी चाहिए, पूरी इसकी तश्कील होनी चाहिए, और इसके पास भी पूरी मिलिट्री और न्यूक करने की पावर्स आनी चाहिए, एटमी पावर इसके पास भी आनी चाहिए, ठीक है ना। आज अगर इसके पीस कीपिंग फोर्सेस के पास एटमी ताकत होती या उसके जैसे हथियार होते, तो यूएन कहती भाई तुम इस जुल्म को, कत्लो गारत गरी को जो हो रही है फलस्तीन में, इसको रोको, वरना वी आर गोइंग टू न्यूक यू। खैर छोड़िए, वो हमारे इफ्स एंड बट्स से हम तो इस जबानी जमा खर्च कर लेते हैं, लेकिन ये है कि हम बस यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है इसमें अमन कायम हो। जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, फ़लस्तीनी लोग या ये कि जॉर्डन के लोग या कहीं के भी, या बैरूत के लोग या हूती लोग, बस ये कि अमन हो इस खित्ते में। और ये जो इसराइल और अमेरिका का जो ये नाजायज बाप और बेटे का जो एक ये गठन है, ये गठन खत्म हो। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अमेरिका और ईरान में कोई मुस्बत एग्रीमेंट हो। हम ये नहीं कहते कि इसराइल को तबाह करो या कुछ करो, उसको रोको इस जुल्म से। और वहाँ पर जो रसद नहीं जा रही, वहाँ पानी तक नहीं जा रहा खाने की और दवाओं की, तो आप छोड़िए उसको, आप जाने दो। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? गुलाबशाह साहिबा हैं, वो लिख रहे हैं कि फिरोज साहब दिल की बात करते हैं और इनमें इंसानियत का पूरा जज्बा भरा हुआ है, उनकी आवाज सच्चाइयों पर है। फिरोज साहब, फिलिस्तीनियों को आज़ादी समझौता से कभी भी हल नहीं होगी, यह आज़ादी ताकत से ही लेनी होगी। तो ये उन्होंने एक बात कही, जाहिर जो समझ रहे हैं। और ये काफी दिनों से परवीन गुलबशाह जो है गया बिहार से हमारे साथ जुड़ती है। मैंने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है मैंने वही पढ़ा, ये स्क्रीन पर आपके लिए उन्होंने कहा, मैंने कहा पढ़ दूं वरना निकल जाएगा आगे तो फिर ये रह जाएगा। इसके अलावा आज यमन में पैलेस्टाइन 2 मिसाइल से रमत डेविड बेस पर हमला किया, जो टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा इसके अलावा बहुत बड़ा जो है, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन फिरोज बख्श साहब, जिस तरीके से रेड क्रॉस ने, यूएनओ ने, सब ने रिपोर्ट दी कि वहाँ भुखमरी है, एक हफ्ते में अगर वहाँ पे खाना पानी नहीं पहुंचा तो वहाँ बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में मर जाएंगे, वहाँ ये हालात है। मैं एक चीज और कहता हूँ, ये मुस्लिम ममालिक को क्या हो गया, ये कहाँ सो गए, ओआईसी कहाँ सो गया? ये बड़े बड़े लोग जो जश्नों में, नाच गानों में, अय्याशियों में डूबे हुए, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या ये हश्र में अल्लाह को जवाब दे नहीं है? और क्या ये फिर कुरान को पढ़ते नहीं या फिर मानते नहीं है? बिल्कुल खामोश है। ये तो देखिए, ये रजवी साहब, ये तो पुरानी कहानी है और 75 साल से चल रही है, 60-65 साल से हम देख रहे हैं अपने बचपन से इसको, ठीक है ना। अब अभी मतलब यह है कि बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि भाई यूएनओ, अरे यूएनओ पानी का इंतजाम कर दे, ठीक है। आज मैं 60-65 साल की उम्र में मैं इसके लिए तैयार हूं कि मैं गजा चला जाऊं, मुझे भेज दो, जितनी भी मेरी हड़कल वाली हड्डियों में जान है, वहां मुझे कहीं पानी के कैन मिल जाएं, 8-10 कैन में अपने साथ ले जाऊंगा, खत्म हो जाए तो कहीं से मिले, मैं गाजा के लोगों को पानी बांट दूं, चाहे मेरे ऊपर कोई गोला गिर जाए, उसकी परवाह नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ, आप सोचेंगे ड्रामा कर रहा है, ये लफाजी कर रहा है, मेरे दिल में ये है, ठीक है। मरने से मैं भी नहीं डरता, अगली सांस में दम निकल जाए कुछ नहीं पता, लेकिन दिल में ये भी है कि अल्लाह जितना काम ले ले अपने बंदों के लिए। अल्लाह ने हमें क्यों यहाँ पे ज़मीन पे भेजा है? मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हर मज़हब के इंसान की बात कर रहा हूँ कि भाई ये हिंदू मज़हब में भी है, क्रिश्चियन मज़हब में भी है कि तुम जाके दूसरों की मदद करो, ठीक है। अब हमारे यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ
मुमताज साहब का या फिरोज बख्श साहब का या फजील साहब का नहीं है, वो रामनाथ का भी है, वो किशन कुमार का भी है, वो सबका है, वो जॉन का भी है, वो बलविंदर सिंह का भी है, सबका है। इसी तरह से हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप रहमतुल्लिल आलमीन है, सिर्फ मुसलमान। तो ये जो चीज़ है, ये जज्बा जो है, ये जज्बा इस्लामी ममालिक से निकल चुका है, ठीक है। और देखिए, हम भी उसी इस्लाम के ही खमीर के बने हुए हैं। दिल में बड़ी मतलब तकलीफ होती है सोच सोच के, अरे भाई तुम हवाई जहाज़ों से मदद ना करो। अभी मेरे पास वीडियो आई, कतर ने बड़ा ज़बरदस्त जो है एक जंगी जहाज़ उसका वो दिखाया अपना। मत करो जंग, मत जाओ इसराइल में, तो अमेरिका तुम्हें ख़त्म कर देगा। कम से कम उनको कुछ खाने पीने का दे दो, उनको कुछ खजूरें पहुंचा दो अपने यहाँ से, ठीक है। वो ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा, 1000 सैल्यूट करूंगा यमन के हूथियों को। यानी कि मुझे यमन का नाम तो हमने पढ़ा था बचपन में, हम यमन का मतलब एक फ्रूटी करके टॉफी आती थी, उसमें से जो है वो निकलते थे टिकट, यमन का टिकट भी निकलता था बड़ा खूबसूरत। हमें पता था यमन में कोई जगह है ऐसी। लेकिन यमन के जो लड़ाके हैं, अरे साहब ऐसे लड़ाके मैंने दुनिया में देखे नहीं। मैं खबर अपडेट कर देता हूँ, अपने जो नाजरीन है उनको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ नूर साहब और यूनुस चोड़वाला और जयदीप सिंह मुंदेला, ये सब, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा कि ये आग लातूर और रामले शहर में जमीन आग उगल रही है। जो यूनुस भाई ने खबर दी है बिल्कुल सही है। नूर साहब ने कहा कि 10 लाख लोग अब तक बेघर हो गए, 10 लाख लोग, इजराइल के 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। और इसके साथ साथ जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा कि मुमताज भाई, ये खबर कुछ चैनल ब्रेक कर रहे हैं, जो यूनुस चोड़वाला साहब ने खबर दी थी। यानी ये बात जो है वो हवाई नहीं है, ये बात आप देखिए। और ये बहुत बड़ा, और ये आप सही कह रहे हैं, जो यमन, तो ये मैं अब इजराइल के सिलसिले में, क्योंकि इजराइल तवज्जो का मरकज बन गया है, इजराइल में बहुत भयंकर आग, जो हमारे साथ नाजरीन जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताता चलूं कि बहुत बड़ी आग लगी है, बहुत बड़ी। और ये जमीन से आग का निकलना और आग का फैलना, अगर जमीन से आग निकल रही जैसा कि बताया जा रहा है, और पेड़ जो है वो जल रहे हैं और मकानात जल रहे हैं, तो और इस पे 3 दिन हो गए, आप देखिए कि काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा, फिर जो मैं फिरोज साहब, जो वहां के लोगों को मैं जानता हूं, जो सुनता रहा हूं कि बड़े नाजुक लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, वो सफोकेशन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब जिस तरह से धुआं वहां पे पूरा इजराइल हो रहा है, तिल अवीव का पूरा इलाका और तमाम चीजें, तो वो तो वाकई ऐसा लग रहा है। अच्छा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी हुए हैं। वहां तो पहले ही से हालात अच्छे नहीं थे, लोग बंकरों में जिंदगी गुजारने में मजबूर थे। वहाँ कारोबार पहले ही से बहुत ठप था, बड़ा नुकसान वहां पे ऑलरेडी हो चुका था। तो अब ये आग का लगना, ये तो बहुत बड़ी तबाही एक तरीके की है। और इसके साथ साथ देखिए, आप हूती की बात कर रहे थे, लेकिन नूर साहब ने कहा कि 15 दिनों में हमास ने 14 हमले आईडीएफ पर किए। यानी हमास भी, आप देखिए कि किसी तरीके से तमाम बड़े लीडर मारे गए, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, बड़े बड़े लीडर मारे गए। लेकिन इसके बावजूद हमास में आप देखिए कि न जाने कौन सी ट्रेनिंग है, वो आज भी आईडीएफ पे हमला किया, कई अफसर आईडीएफ के मारे गए। और आईडीएफ में परसों ये खबर आई थी फिरोज बख्श साहब कि वहां पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अब हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास मिलिट्री नहीं है, हम जमीनी लड़ाई गाजा में नहीं लड़ सकते, हम हमास से नहीं लड़ सकते, ये साफ साफ। अब ये और एक आफत आ गई है फिरोज बख्श साहब। उनको आईडीएफ वालों को बोलो, अगर तुम्हारे तिलों में तेल है, हिंदुस्तान में आओ, बगैर बंदूकों के यहाँ के लोग तुम्हें ऐसे चुन चुन के डंडों से, हाथों से देर कर देंगे। खैर चलिए, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए, कोई भी मुल्क अगर लंबी लड़ाई लड़ता है, उसकी मईशत को बहुत ज्यादा जख्म पहुंचती है। हालांकि अमेरिका और इसराइल इस बात को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि जमीन से आग निकल रही है,
साइंटिस्ट लोग कहेंगे भाई जमीन के अंदर भी कुछ गैसेस होती हैं जो कहीं ना कहीं आग पकड़ लें, या तेल होता है, ये भी वो कहेंगे यही इसी वजह से आग निकल रही है। लेकिन जो अल्लाह पे ईमान रखने वाला है वो कहेगा हो सकता है वो हुआ, लेकिन ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का इंसाफ है। फिरोज साहब, ये तो बिल्कुल सही है, और इस्लाम साइंटिफिक है, कोई ना कोई जरिया तो बनता ही है। अल्लाह ने जो है हर चीज जरिए के जरिए भेजी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आपको बिल्कुल से। और तमाम दुनिया के तमाम जो दीन है, न सिर्फ इस्लाम बल्कि तमाम दीन है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे तमाम, वहां भी सोर्स ही है, सोर्स के जरिए। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, हिले रोजी बहाने मौत, जो हमारे यहाँ मिसाल है। तो यहाँ भी अगर गैस भी है तो जाहिर है कि ये तो अल्लाह समझ रहा था ना कि इसको कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना है, कहाँ कैसे, ये भी तो है। नहीं देखिए, ऐसा है, अल्लाह एक ऐसी शय है, आप उसको महसूस कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में। भले ही आपने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह को तो हम मैदान हशर में देखेंगे, जो भी है, जब भी वो होगा, मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद, जब सब खड़े होंगे हम। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपने इस्लाम की साइंस की बात करी, बात से बात निकलती है रजवी साहब, वो बता दूं साइंस। हम लोग खजूर से रोजा क्यों खोलते हैं? आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के दूध और खजूर से रोजा खोलते थे। इतनी तकवीत वाली चीजें, खासतौर से खजूर, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर जो है कॉपर भी है, इसके अंदर ये मतलब हर किस्म की मौदनियात, हर किस्म की ग़िज़ाइयत है खजूर के अंदर, बेहतरीन ग़िज़ाइयत है। इस वजह से रोज़ा खोला जाता है। और सारी साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, जिनके मैंने कुछ के नाम लिए, कुछ के नाम मैंने नहीं लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक और बता दूं, इस्लाम में खड़े होकर पेशाब करने से क्यों मना किया गया है? खड़े होकर पेशाब करने से जो है जो आंत है वो बढ़ जाती है, प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये हर चीज़ साइंटिफिक है, मतलब इसको स्टडी करें। कुरान के अंदर ही आप बहुत से अब तो अल्फाज का देखें कि ज़िंदगी कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, मौत कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, बादल कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, पानी कितनी बार इस्तेमाल, ये सारा साइंटिफिक है। जिसने इसको डिस्कवर किया है वो, ये चीज़ें सब आ रही हैं, आपको पता है। अब लेट मी कम टू द पॉइंट। अब ऐसा है कि देखिए मुमताज साहब, कि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं अपने अख्ताम को पहुंच रही है, ठीक है। अमेरिका भी, चाहे जो भी उसकी मजबूरियां रही हों या उसका प्यार मोहब्बत रहा हो इसराइल के साथ, वो भी सोच रहा होगा यार तू कौन, मैं ख्वाह काहे को मैं मतलब इसको रसद दिए जाऊं। अमेरिका ने अपना जो बेड़ा था, बेड़ा वहां से हटा लिया है, ठीक है। और इस वजह से हटा लिया है कि उसको इस बात का मुसम्मम पता है कि हूथी उसको तबाह कर देंगे। हूथियों ने अमेरिका के नहीं, यूरोप के भी कई जो उनके पानी के जहाज थे या उनके कमर्शियल शिप्स थे, हूथी इस वक्त नंबर 1 लड़ाका दुनिया का बना हुआ है, ठीक है। यानी एक टाइम पे हलाकू वगैरह हुआ करते थे उस तरह के फौजी, तो इनसे इनकी सबकी मैया मर रही है। और इसी वजह से मैं थोड़ा पुरानी दिल्ली की, वहाँ का मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं वहाँ की जो ज़बान है इस्तेमाल कर लेता हूँ, माफ़ कीजिए। लेकिन यह है कि जब जज्बात हावी हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों पे, तो मुझे आप माफ़ कर दिया कीजिए। मैं आज भी ये सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो और उस जगह, उस खित्ते में अमन हो, और ये जो एक स्टेट वहाँ पे फ़लस्तीन का बने, एक इसराइल का बने, और फ़लस्तीन और इसराइल, फ़लस्तीन के पास तो बेचारे बस बड़ी क्या है। खबर आ रही है, मैं 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। बड़ी अपडेट है, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया कि ट्रम्प ने ईरान से पेट्रोकेमिकल खरीदने वाले देशों पर सैंक्शन लगाने की बात कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बातचीत जो है वो रुक गई है। आज बातचीत होनी थी, लेकिन
जिस तरह की बातें अमेरिका ने की थी, उस पर ईरान ने जवाब दिया कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हम पे कोई दबाव नहीं कर सकते। और ईरान ने साफ साफ कहा कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में परमाणु बम शामिल नहीं है, तो आप बार बार क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं, तो क्यों आप उसको हमें धमकी क्यों दे रहे हैं, हम किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। और कल वहां पे फिर जलजला आया था, लेकिन लोग यही कहते हैं कि दरअसल ये जलजला जो आता है ईरान में बार बार, ये वहां पे टेस्ट जारी है, वो टेस्ट की वजह से वहां पे जलजला आ रहा है। तो इसी हवाले से यूनुस चौबारा साहब ने लिखा कि ईरान और अमेरिका में जंग के आसार बढ़ गए, बातचीत रद्द होते ही अमेरिका अपना युद्ध बेड़ा जो है ईरान के समुद्र के पास भेजने की तैयारी में। खैर वो पहले से भी इंहिसार में लिए हुए हैं और उसको ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि रूस के बाद चीन भी किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है, उसे सौदा कर रहा है। चीन ने स्टेनलेस स्टील का ड्रोन ईरान को शेयर किया, जिसकी क्षमता 5000 टन है, 5000 टन। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी। तो इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं। अली अख्तर साहब भी बातें लिख रहे हैं। मैं जरा अमित शुक्ला जी ने क्या लिखा है उनको भी पढ़ लेता हूँ। ट्रम्प का प्लान तैयार, वो ईरान को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए उस पर सेंसर लगाने जा रहा है। वो उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा जो ईरान से तेल खरीदेंगे। तो ये ईरान पे फिर से एक और बड़ी पाबंदी। लेकिन क्या लग रहा है, थोड़ा से चलिए ईरान पे भी बात कर लेते हैं फिरोज बख्श साहब, क्योंकि वक्त कम बचा है, कि इतनी पाबंदियों के बावजूद, यानी इतनी बड़ी सैंक्शन के बावजूद ईरान जो ताकतवर बना और खुद कफील, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आया, क्या आपको लग रहा है कि अब अमेरिका के एक और सैंक्शन से कोई फर्क पड़ेगा ईरान पे? देखिए, ऐसा है, सैंक्शन जो है, जो आम जनता तो नहीं समझती सैंक्शन क्या है, लेकिन सैंक्शन का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अमेरिका ने पुतिन के ऊपर, रूस के ऊपर कितनी सारी सैंक्शंस लगा दी, लेकिन रूस डटा हुआ है, नतीजा कुछ भी हो लड़ाई का, ठीक है। ईरान के ऊपर या ईरान से जो लोग तिजारत कर रहे हैं, तेल वगैरह ले रहे हैं, उनके ऊपर भी वो सैंक्शंस लगा देगा। कुलमगज़गी है अमेरिका की, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ईरान ने जब पहले ही कह दिया कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उससे हम इसराइल को भूनने वाले नहीं हैं, ये तो हमारा पीसफुल पर्पसेस के लिए है। ये अब अमेरिका को इसका यकीन करना चाहिए। और अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, मैं एक बात कह रहा हूँ, अमेरिका ने अगर ईरान पे हमला किया तो अमेरिका की भी खैर नहीं है। आज तक अमेरिका को कोई ज़ेर नहीं कर पाया है, तो खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो अमेरिका को ईरान बख्शने वाला नहीं है। वो जिस तरीके से भी अपना इंतज़ाम बना करके, चाहे अपने साथियों की मदद से या अकेले में, अमेरिका भी बचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर अमेरिका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का अमेरिका है, ये आप मान के चलते हैं। और अमेरिका के बस में होता तो सेकंड की चौथाई से पहले ईरान को तहस नहस करके अपने कब्जे में ले लेता, जैसे कुछ दिन के लिए उसने अफगानिस्तान के साथ किया या उसने इराक के साथ किया। वो ईरान के साथ ऐसा कर सकता था या इससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन उसको पता है कि ये जो ईरान की जो कौम है, यहाँ के जो बसने वाले हैं, ठीक है, ये लोग जो है पठानों की तरह नहीं है। पठान तो फिर भी कहीं ना कहीं अपने बहादुरी करके और दब जाता है। ईरानी कौम अमेरिका या किसी के बाप से दबने वाली नहीं है। और ये मिस्टर अल्टू पल्टू हैं, हम नीतीश भाई को कहते हैं अल्टू पल्टू। नीतीश भाई तो कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा अल्टू पल्टू आपके ट्रम्प साहब हैं। मतलब अभी मैं ये कर दूंगा, अभी वो कर दूंगा, मैं ईरान से हाथ मिला रहा हूँ, मैं इसराइल को रोकूंगा और यहाँ पे दोनों नेशंस बनी। ये मतलब अब जो भी है, अब जैसा है वो है, बन गया, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इनकी धमकी से कोई फायदा नहीं होने वाला।
ईरान के जो सदर हैं बड़े सीरियस, जैसे सदर को होना चाहिए, जैसे हमारे मोदी साहब हैं, उसी तरह से ईरान के खamenei साहब हैं, ठीक है। और मतलब ये जोकर हैं, जैसे बड़ी खबर आ ये रही जो है आपको फिरोज बख्श साहब, एक और बड़ी खबर आ रही, जयदीप सिंह मुंडेला साहब। और मैं बता दूं, तमाम हमारे जो नाजरीन हैं वो जानते होंगे, जयदीप सिंह मुंडेला साहब बहुत सही और बहुत सटीक खबर, बगैर सोर्स के वो खबर नहीं देते हैं। उन्होंने लिखा जो अभी बताया था, मैंने भी प्रेस टीवी पर पढ़ा था, स्टेटमेंट आया था कि किस तरह से यमन जो है हूती वो अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। अभी अब जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने उसके आगे का बताया है कि यमन की मिसाइल से गलीली में भी आग लग चुकी है जो फैल रही है तेजी से। और अभी एक खबर और आई थी कि वहां दोबारा आग लग गई है, तो दोबारा यानी दूसरी जगह पे। तो ये क्या हम ये भी माने कि ये जंग का नतीजा, क्योंकि वहां देखिए जो हमले होते थे वो उसकी खबरें आती नहीं थी, बाकायदा जो वहां से रोका गया है। वहां अब जाहिर है कि मीडिया ही खत्म हो गया, वहां कोई ऐसी खबर नहीं आ रही। तो क्या ये हमले, मैंने कल भी परसों भी इसी तरीके की बातें कही थी कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने बहुत बड़े दावे किए थे कि हमारे पास एयर डिफेंस, एरो 3, एरो 2 और न जाने क्या क्या इन्होंने तमाम बड़े बड़े दावे किए थे। थर्ड आया था अमेरिका से जो एयर डिफेंस करने वाला, लेकिन आज हम देखते हैं कि ईरान जो है मिसाइल मार दे रहा है जहां चाहता है, तिल अवीव पे हूती मार दे रहा है। अभी तो रॉकेट जो है वो पहुंच गए तिल अवीव तक हमास के। तो ये जो दावे थे क्या ये हवा में उड़ गए? और ये इजराइल की क्या मतलब, ये हम इसको शिकस्ती मानते हैं कि दुनिया में जो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने का काम इजराइल कर रहा था, आज कौन खरीदेगा उसको? फिरोज बख्श साहब देखिए मैं एक बात कहने वाला हूँ, बुंदेला साहब और राजपूत साहब आपके चैनल की आंखें और कान हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो खोजबीन करके खबरें लाते हैं, वो गालिबन हमारा और आपका काम नहीं, ये इसके एक्सपर्ट वही हैं। और इस बात के कहने के बाद मैं एक बात और कहने वाला हूँ, वो दिन बहुत दूर नहीं है। हालांकि मैं हमास को पसंद नहीं करता, मेरी कोई विचारों से दुश्मनी भी नहीं है। वो हमास खड़ा हुआ है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है कि 75 साल से काटे जा रहे हो तुम फलस्तीनियों को इस तरीके से। एक तो काटना होता है, काट दिया मार दिया, लेकिन इस तरह से काटना होता है। एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ, इसराइली फौज जो वहाँ लगी हुई थी अपने यरूशलेम में एक बच्ची जा रही थी, और वो जो बच्ची थी फलस्तीन की स्कूल की बच्ची थी, और वो दीनदार बच्ची थी, और मतलब जैसे होते हैं फलस्तीन के बच्चे, वो इसराइल के फौजियों को बतुआ दे रही थी कि ये तुम लोग रोकते हो अंदर जाने से ये सब। तो उसमें क्या हुआ कि उसके इसराइली जो था वो फौजी, उसकी बंदूक के आगे वो लगी हुई थी, क्या बोलते हैं छुरा सा होता है ना, बंदूक के आगे गोलियां खत्म हो जाए छुरे से मारेंगे, तो उसने छुरे मारे। वो लड़की वही जो उसका था वो इसराइल को बुरा कहती रही और अपना जो मुल्क है फलस्तीन उसकी तारीफ करती रही। उसने जो है कई छुरे मारे, वो गिर गई। अच्छा गिर गई, जख्मी हो गई, तो कम से कम इतना करने के बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते, चलो भाई ये ठीक है। हर जगह यही होता है, जो भी जख्मी अगर वॉर में भी होता है ना तो उसको भी मतलब पहुंचा दिया जाता है, बाद में मुकदमे या उसकी गिरफ्तारी होती है जब वो ठीक हो जाए। उसको उसने इसराइली फौजी ने उसको भेदने के बाद, उससे घोंपने के बाद चाकुओं से बंदूक के गोलियां मारी। जब बच्ची में जान थी, बच्ची हाथ पांव हिलाती रही, उठ के बैठ गई, लेकिन अपनी दुश्मनी में, अपनी शैतानियत में उस यहूदी फौजी ने गोली नहीं मारी, उस मजे ले रहा था उससे। उसने फिर उससे गोदा जो छुरी है। जब इस तरह का जुल्म होगा तो हमास उठेगा। मैं हमास के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जब इस तरह का जुल्म देखेंगे तो लोग उठेंगे, ठीक है। और एक बात कह के मैं आपसे इजाजत लूंगा
और ये भी जैसे बुंदेला साहब बड़ी खबरें निकाल के लाते हैं, खबर मैं भी बुंदेला साहब निकाल के ला रहा हूँ। वो खबर ये है, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जिस दिन इसराइल हमास के आगे घुटने टेकेगा, अपनी हार जो है उसके आगे तस्लीम करेगा, और अगर फलस्तीन दोबारा बसता है तो वो हमास ही उसका जो है उसको चलाएगा। वो दिन बहुत बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मेरा वक्त भी पूरा हो गया है तकरीबन। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक और कहा कि ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने बयान दिया है कि ईरान यूएस डील के बाद भी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, यानी इजराइल पर कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं है। बस 2 मिनट हो ही गया टाइम। और दोस्त जो न्यूयॉर्क जुड़े, शुक्रिया मुमताज भाई और फिरोज साहब, दुआ प्लीज, ये उन्होंने लिखा है। और यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा, फिरोज साहब से एक सवाल है, पिछले कुछ दिनों से इजराइल हवाई हमलों की जगह रॉकेट दाग रहा है, तो इसके क्या माने हैं? क्या इजराइल के पास बॉम्ब की कमी आ गई है या पायलट लड़ाई पर जाने को तैयार नहीं है? ये उन्होंने एक सवाल किया जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, इसकी क्या वजह हो सकती है? बस 2 मिनट का बच्चा है बस। हाँ नहीं, इससे पहले मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। इससे पहले कि मैं बुंदेला साहब का जवाब दूं, भाई आपसे अल्लाह ने बहुत काम लेने, ये मत कहिए मेरा वक्त पूरा हो गया। आप ये कहिए मेरे चैनल का अब टाइम खत्म होने वाला है। भाई अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, 100 साल से ज्यादा उम्र दे। आप मुल्क कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत जो है कर रहे हैं, तो ऐसे अल्फाज ना बोलिए। अच्छा, मैं बुंदेला साहब का जवाब दे रहा हूँ। बुंदेला भाई देखिए, ऐसा है जैसे हमारे फजील साहब, मैं उनका बड़ा मद्दाह हो गया हूँ, जिस तरीके से वो खोजबीन करके खबरें लाते थे, उसी तरह से आपने भी खोजबीन के खबर लाए हैं कि अब बॉम्बिंग नहीं हो रही है। भैया बॉम्बिंग कब हो, जब बॉम्बिंग कैसे होगी जब 40,000 टन बम फेंक दिया गया है और कब्रिस्तान बना दिया गया है नखलिस्तान को, तो बॉम्बिंग कहाँ से होगी? ठीक है, और मैं कहता हूँ दोबारा बॉम्बिंग कर लो, अमेरिका से ले लो, यूके से ले लो, लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, फलस्तीन की, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह इनकी आजमाइश ले रहा है, लेकिन जो बचेंगे वो दोबारा इसको आबाद कर लेंगे। इस बात को इसराइल भी समझ जाए, इस बात को अमेरिका के हिमायती भी समझ जाए, अमेरिका खुद भी समझ जाए। ठीक है, आज फिर मैं कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो अमेरिका है। वियतनाम के दिनों से हम इसको देख रहे हैं। वो अमेरिका जिसने अपने दुनिया के बेहतरीन बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले को कहा था कि तुम रिंग छोड़ के मैदान के रिंग में जाओ, हैं? ये अमेरिका है। और बहुत, मैं खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं जज्बात में आ जाता हूँ। जो हाल अब इसराइल का होने वाला है, कहीं ना कहीं अमेरिका का भी वो हाल होगा। दुनिया अमेरिका का भी जो है ये देखेगी कि वो भी तनज़्ज़ुली के दहाने पे पहुंच गया है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका से, वहाँ भी इंसान बसते हैं, ठीक है, लेकिन जो हरकत तो सकनात अमेरिका मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो मुल्क में रहने वालों से नहीं होती, पॉलिसी से होती है। तो असल चीज होती है पॉलिसी। क्या आपकी पॉलिसी क्या है? आप किस पॉलिसी के तहत चल रहे हो? आप असला बेचने के लिए पूरी दुनिया को दहशतगर्द बना दिया आपने। पूरी दुनिया में असला बेचने, टेक्नोलॉजी बेचने के चक्कर में आपने जो है वो जगह जगह जंग करवा दी, आपने आपस में लोगों को लड़वा दिया। भाई ये कौन सा आप जो है ये तजारत कर रहे हो? वो हमने एक शेर कहा था तो कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इनकी तजारत हथियार है। नहीं, वो बहुत अच्छा शेर है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं जॉनसन की जगह, ट्रम्प की जगह, जितने भी इनके प्रेसिडेंट हैं, अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो मैं बजाय हथियार बेचने के मैं कलम बेचता, मैं तख्तियां बेचता, मैं स्याहियां तरह तरह की बेचता, मैं पेंसिलें बेचता, मैं ड्राइंग फाइल बेचता, ठीक है, मैं कागज बेचता कि जिसके ऊपर इंसानियत का पैगाम दिया जाता। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि इजराइल विल सरेंडर विद इन मई, ये उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा
जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है कि उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद, हु आर अप्रिशिएटिंग मी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तमाम लोगों का फरहा सुल्ताना साहिबा वो शुक्रिया, मुमताज जी, बुंदेला जी और तमाम आपके लिए भी। और एक साहब ने लिखा है कि आप हमास खिलाफ क्यों बोलते हैं, हमास खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है और पॉलिसी पर बात हो रही है। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि राजा सिंह राजपूत साहब भी हुए हैं, लाइक करो, लाइक। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए थे, 300 से ज्यादा वॉचिंग थी, 350, लेकिन लाइक बहुत कम थी। मैं चाहता हूं कि लाइक भी कम से कम रहे। तो राजा सिंह राजपूत साहब रोज आके कहते हैं कि भाई लाइक तो कर दो, लाइक तो कर दो। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब का, बहुत नुसरत हुसैन साहब का, बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और फिरोज बख्श साहब आपका कि आपने वक्त दिया, आप दिल्ली में नहीं है, इसके बावजूद आप जुड़े और मुझे इससे अंदाजा हुआ कि आपके दिल में दर्द है और आप चाहते हैं कि इंसानियत को नुकसान ना हो, बाकी चीजें तो होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट। मुमताज साहब, प्रोग्राम तो खत्म हो